नमः संस्कृताय। मैं आशुतोष कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ प्यूसम भाग द्वितीय वर्ग दशम के तृतीय पाठ अलस कथा अर्थात आलसी की कहानी। आलसी की कहानी। इस पाठ से भी यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि हम इस पाठ में इस अध्याय में जो भी कहानी जो भी विषय वस्तु हम इसमें जानने वाले हैं वह कहीं ना कहीं आलसियों से जुड़ी हुई है। इससे संबंधित कुछ ना कुछ शिक्षा हमें मिलने वाली है। तो हम देरी नहीं करेंगे, तो शुरू करते हैं। जय श्री सीताराम। अयम पाठः विद्यापति कृतस्य अयम पाठः विद्यापति कृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरिच्छेति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषाया कथारूपेण विभिन्नानां मानवगुणानां महत्त्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। कह रहा है कि अयम पाठः विद्यापति कृतस्य, यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित अंश विशेष है तथा एक उपदेशात्मक लघु कथा है, जिसमें विद्यापति ने मानव की विभिन्न गुणों का वर्णन और तथा दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा दी है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहूनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मितापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। जबकि विद्यापति का बहुत सारे ग्रंथों में क्या है, प्रभुता आसीत है, लेकिन संस्कृत में उनकी विशेष प्रभुता है और कई ग्रंथों को उन्होंने लिखा है। प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपेण व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकाराः आलस्यं रिपुरं मन्यन्ते। रिपुरम मतलब शत्रु, अर्थात इस कथा में आलस्य नामक दोष के निरूपण के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है और नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। आप देख सकते हैं मैथिली कवि महान साहित्यकार संस्कृत में भी प्रकांड पंडित थे। कौन? तो मैथिली कवि विद्यापति। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उठो जागो और पुरुषार्थ करो, अर्थात ये सब चीज़ें आप इस चलचित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नामना मंत्री च स्वभावात् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यमीक्षं भोजनं दापयति, तन्मध्ये अलसेभ्योऽप्यन्वस्त्रं दापयति यतः। अर्थात आप अब देख सकते हैं इस चलचित्र के माध्यम से कि मिथिला में वीरेश्वर नामक एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह संकटग्रस्त तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था, क्योंकि ततो अलस्य पुरुषाणाम तत्रे अष्टलाभं श्रुत्वा बहुस्तुंद परिमृजास्तत्र वर्तुनीली बभूव यतः। अर्थात भावार्थ इसका देखेंगे आप। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोद बढ़े लोग जमा हो गए। अर्थात
तथा इसके बाद आलस्य पुरुषाणाम, आलसी व्यक्तियों का, तत्र वहाँ इष्ट लाभम माने मनचाहा लाभ। इसका अर्थ आप भावार्थ आप इन सब कड़ियों में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसका अर्थ देख सकते हैं। आप इसका अर्थ यहाँ देख सकते हैं। आप इस चलचित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि लोग इसमें कुछ बनावटी आलसी भी आए हैं। चलिए, तो धन्यवाद इसके लिए। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि संगते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि संगते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः। अर्थात सभी प्राणियों की स्थिति जीवन व्यवस्था सुविधा पर ही निर्भर करती है। अपने ही समान जाति के प्राणियों के सुखी देखकर भला कौन उनके पास नहीं दौड़ता। अर्थात यह एक व्यंग्यात्मक कथा है। देखिए, इन 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 प्राणियों को टारगेट करते हुए यह श्लोक लिखा गया है, परंतु यह श्लोक डायरेक्ट कहीं ना कहीं व्यंग्यात्मक रूप से आलसियों पे जाता है। आलसियों को व्यवस्था, क्योंकि मंत्री वृषवर स्वभाव से क्या थे, कारुणिक थे, दयावान थे, तो वह प्रतिदिन क्या करते थे, संकटग्रस्त लोगों को और आलसियों को खाना, भोजन, वस्त्र देते थे। तो इस तरह की व्यवस्थाओं को देखकर बहुतों के मन में यह इच्छा जगी कि क्यों नहीं हम एक आलसी रूप लें और हम भी आलसियों के साथ रहें, तो मुझे सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। उसी पे यह स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संगते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः। यह एक श्लोक के माध्यम से यह अर्थ बताना चाह रहे हैं मैथिली कवि। सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उससे प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उससे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता। अर्थात सभी को कोई अपने जाति का सुख देखकर आकृष्ट होते हैं। इस चलचित्र में आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। पश्चाद अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिमालस्यं दर्शयित्वा भोज्यं गृह्णन्ति तदनंतर अलसालायां बहुद्रव्यं दृष्ट्वा तन्योगी पुरुषैः परामृष्टम। अर्थात क्या है, यदक्षम बुद्धया करुणया केवलस्य स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेन अलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। अर्थात इसलिए उन आलसियों की जांच किया जाए, ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांच की जाती है। क्योंकि कुछ लोग बनावटी और कपटी लोग जो थे, बनावटी आलसी करके आ गए थे क्या करने के लिए, वस्त्र और दान लेने के लिए। किनकी सभा में? तो मंत्री वीरेश्वर के सभा में। अब देख सकते हैं, तो यह व्यवस्था किसने किया? योगी पुरुष ने। क्या किया कि कह रहा है कि आलसियों पर अधिक खर्च हो रहा है, कपट के आलसीहीन भी लाभ उठा रहे हैं। बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों की वस्तुएं दी जाती है। कपट से आलसी ही वस्तुएं पाते हैं। यह हमारे आलस्य हैं। पहला, रात में सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगा दी जाती है। वे गहरी नींद में सोए ही रहे, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। कौन? जो ओरिजिनल आलसी थे। निष्कर्ष है कि जो सचमुच आलसी होंगे वो आग लगने या इस व्यवस्था में वो घबराएंगे नहीं, वो सोए रहेंगे या अपनी व्यवस्था अपने उसी अवस्था में रहेंगे। इसके कपट करने वाले आलसीन और सच्चे आलसी भेद का पता चल जाता है। यदि भवती तदालस्य पुरुषाणाम परीक्षां कुर्मः इति परामर्श्य प्रसुप्तस्य अलसालायां तन्योगी पुरुषे वहिनं दापयति निरूपयामाश ततो गृहलग्नं प्रवृद्ध अग्निश दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पालयिता पश्चादीस दलसा अपि पलाचिता। यानी उस योगी पुरुष ने इसे पता करने के लिए उनके घरों में अलसाला में आग लगाई। आग लगाने से पता चला कि जो कपटी आलसी थे वो तुरंत पालयिता यानी भग गए। जो असली आलसी थे उसी में थे। आगे देख सकते हैं। इसलिए उन आलसियों इनकी जांच किया जाए, ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांच की जाती है। और आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि घर में लगी आग को बढ़ते हुए देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। यहाँ देखिए भग रहे हैं। जैसे ही घर में आग लगी, बढ़ने लगी और लपट चारों तरफ फैलने लगी, वैसे ही धूर्त लोग बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन वस्त्र पाते थे, वो घबराकर इस दौर भागने लगे।
इस वीडियो को आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसमें क्या कहानी है, इसमें हम समय नहीं लगाएंगे। चत्वारः पुरुषस्त्रैव सुप्ता परस्परा आलपयन्ति एकेन वस्त्रावृतमुखेन उक्तम् अहो कथयं कोलाहलम्। द्वितीयेन उक्तं तर्केति यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति। तृतीयेन उक्तं कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति इदानीं जलद्रव्यं कटेव समग्रं प्रवृत्ति। चतुर्थेन उक्तम् अये वाचालः कति वचनानि वक्तुं शक्नुत तूष्णीं कथम न तिष्ठत। ये चारों लोग आपस में बात कर रहे थे, जो ऊपर हमने अभी संस्कृत में पढ़ा कि चार व्यक्ति वहीं सोए थे तथा परस्पर बात कर रहे थे। घर में आग लगी परंतु वे चारों आलसी आपस में ही बात करते रहे। अर्थात जो बनावटी थे वो निकल के भाग गए, लेकिन ये आलसी लोग आपस में बात कर रहे हैं। पहला ने क्या बोला, एक ने कपड़े से मुख ढककर बोला, अरे हल्ला कैसा हो रहा है। दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई ऐसा भी धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा, अरे बक बक करने वालों, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। आप इससे समझ सकते हैं कि चारों सच में ओरिजिनल आलसी हैं। आग लगने के बाद भी वहाँ से ये लोग हटे नहीं। कथा का आशय यह है कि यह आलस्य दोष पर व्यंग करती है। संकट आने पर आलसी लोग न तो स्वयं प्रयत्न करते हैं और न ही किसी की सहायता की आशा रखते हैं। तत्पश्चात ततश्चतुर्णामपि तेषामेव परस्परालापं श्रुत्वा वहिनं च वृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगिपुरुषै वर्धभयेन चत्वारोऽप्यलसा केशिष्वाकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिकृता। पश्चातालनोक्य नैतन्योगी भी पठितम। उसके बाद योगी पुरुष ने क्या कहता है कि तत चतुर्णामपि तेषामेव परस्परालापं श्रुत्वा वहिनं, ये हमने पढ़ ही दिया। तब उस चारों पुरुषों के बालों को पकड़कर घर से बाहर, अलसाला से बाहर निकाला जाता है। आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं इस चलचित्र के माध्यम से। आलस्य ही मनुष्याणाम सर्वस्तो महान रिपु नास्तिद्युसमो बंधु कृत्वा ये नोपजायते। और उसी में योगी पुरुष ने क्या कहा कि पतयो गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालसानाम गति काज्ची लोकी कारुणिकम बिना। अर्थात स्त्रियों का सहारा पति होता है, बच्चों का सहारा माता होती है, किंतु आलसी लोगों का सहारा इस संसार में दयालु व्यक्ति के अतिरिक्त कोई नहीं होता। यह बात किसने कही? तो योगी पुरुष ने। और अंत में उस चारों को बाहर निकालकर उस पर देखकर योगी पुरुष ने यह शिक्षा वचन दी और उन्हें काफ़ी सारा पुरस्कार देकर वहाँ से विदा किया गया। धन्यवाद। इस कहानी को आपने समझा, देखा। तैयार करेंगे अपने पाठ विषय वस्तु को।